नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशा सरमाला। आप देख रहे हैं महासंग्राम, और महासंग्राम में आज हम बात करेंगे लोकसभा चुनावों को लेकर। आपको बताते चलें कि 7 जनवरी को जेपी नड्डा का दौरा जम्मू कश्मीर के लिए माना जा रहा है, तो जाहिर तौर पर अटकलें ये लगाई जा रही हैं कि लोकसभा चुनाव अप्रैल मई के अंदर करवाए जा सकते हैं। तो जाहिर तौर पर आप देखिए किस तरह से पूरी तैयारियां रहेंगी, लेकिन थोड़ी सी अगर हम देखें कि सीट्स का समीकरण क्या कुछ रहेगा वो आपके सामने जरूर रखना चाहेंगे, क्योंकि लोकसभा की सीटों में दो सीटें यहां पर जम्मू और कश्मीर संभाग की होंगी, और जबकि एक सीट दोनों के लिए साझा क्षेत्र में रहेगी, यानी कि आधा इलाका जम्मू संभाग का रहेगा और आधा इलाका कश्मीर संभाग का होगा, जिसमें अब आप देखिए किस तरह से बदलाव भी हुआ है सीट्स के अंदर। लेकिन अब देखना ही होगा कि हालात किस तरह से रहते हैं। उस बीच में आपने देखा कि 7 जनवरी का जो ये दौरा है काफी अहम माना जा रहा है, और भारतीय जनता पार्टी ने यहां पर दावा जरूर रखा है कि 2 सीटों से ज्यादा पर वो अपनी बढ़त बनाए और यहां पर जीत हासिल करे। लेकिन वोट बैंक किस तरह से रहेगा वो थोड़ा सा आपको दिखा देते हैं, क्योंकि जो एक ग्राउंड जीरो से सर्वे सामने आया था जिस पर रिपोर्टर्स के साथ आम जनता की बात होती है, तो उसमें थोड़ी बहुत डिटेल सामने जरूर आई थी, जिसके माध्यम से अब पैनल में डिस्कशन करना बहुत जरूरी रहेगा, क्योंकि बीजेपी अगर 3 सीटें यहां पर ले जाती है तो नेशनल कॉन्फ्रेंस भी 3 सीटें ले जाएगी। तो जाहिर तौर पर देखिए कि लोगों के सुझावों के अनुसार ये बात हो रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस 17% वोट यहां पा सकती है, कांग्रेस 10% वोट ले जाएगी, और डीपीएपी यानी कि जो गुलाम नबी आजाद जी की एक नई पार्टी यहां पर बनाई गई है, उसके तौर पर देखा जाए तो 7% वोट वो भी ले रही है। तो अदर्स जो है वो 12% वोट ले रहे हैं। अब यहां पर समीकरण जो है वो सीटों का बन जाएगा कि किस तरह से लोकसभा के चुनाव जो हैं वो जम्मू कश्मीर के अंदर रहेंगे। बीजेपी पार्टी से अभिजीत जसरोटिया ने हमारे साथ ज्वाइन किया है, बहुत बहुत स्वागत जुड़ने के लिए। कांग्रेस पार्टी से राशिद चौधरी जी हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत जुड़ने के लिए। मुजफ्फर खान नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी से हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत जुड़ने के लिए। सबसे पहले तो राशिद जी मैं आप ही के पास आऊंगी, किस तरह से लोकसभा चुनावों को देख रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरह से कमर कस ली है। देखिए, बड़ी देर से जम्मू कश्मीर की जनता चुनाव की इंतज़ार में है, और लोकसभा चुनाव ही एक चुनाव हैं जो कि सर्टन हैं और जिनका काफ़ी देर से लोगों को पता है कि इस तारीख को इस तरह से होने हैं। तो ऑब्वियसली हम जम्मू कश्मीर की जनता के लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है, और जनता तैयार है उन चीज़ों को पे अपना रिएक्शन देने के लिए जो पिछले 5 साल में हुई इस बीजेपी सरकार के द्वारा हुई। अब वो क्या क्या चीज़ें हुई, किस प्रकार से हुई, वो जनता के सामने, उसमें मुझे जाने की अभी आगे मुझे लगता है डिबेट एक्सटेंड करेगा, तो आई विल बी कमिंग टू दैट पॉइंट एज वेल। बट यहाँ ये कहना जरूरी रहेगा कि ऑब्वियसली अब यहाँ लोगों का जो है रुझान, अगर अभी भी बीजेपी जो क्लियर पॉलिसी के साथ क्रिस्टल क्लियर चीज़ें, इलेक्शन पॉलिसी, डेट्स, चीज़ें आ जाएंगी जब, तो मुझे लगता है लोग तैयार हैं कि ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए, और ये बताने के लिए कि लोकतंत्र में किस लोगों की आवाज़ का क्या मतलब है और उनके इश्यूज को नज़रअंदाज करने का क्या अंजाम है। ये अभी तक मेरी गोलमोल जवाब बात है, बट आई थिंक डिबेट विल हीट अप एंड आई विल गो। लोकसभा चुनाव में जवाब दीजिए अभिजीत। चलिए जी, कांग्रेस को लगता होगा ऐसा ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा, कांग्रेस ईंटों पत्थरों पर फिर गोल बोल करके ही जवाब देती है, लेकिन मैं आपको स्पष्ट रूप से जवाब देना चाहता हूँ। बात ये है कि जनता मन बना चुकी है, जो हमारे आपके सामने पिछले जो 3 राज्यों के चुनाव है वहाँ से जनता का आपको मन पता लग चुका है, और जनता ऐसा करे भी क्यों ना। देखिए, जिस तरह से जनता ने पिछले 9 साल में हमारा रिपोर्ट कार्ड देखा और 60-70 साल का इनका भी रिपोर्ट कार्ड देखा है, दोनों का जब कंपैरिजन करते हैं तो जनता इनसे पूछती है ऐसे कौन सी जादू की कुछ होगा जो पिछले 70-80 साल में ये लोग ना कर पाए। खैर, इनकी मंशा या इच्छा शक्ति नहीं थी ये सब कुछ करने से। 10% के लोग जो गरीबी रेखा से उठकर ऊपर आए हैं, यानी कि 33 करोड़ जो लोग हैं, 33 करोड़ लोग, वो जब गरीबी रेखा से ऊपर उठकर आए हैं, तो अपने आप में लोगों को बताया, 13 करोड़ सॉरी लोग जो ऊपर उठकर आए हैं, वो अपने आप में बताता है कि किस तरह से लोग जो है सबका साथ सबका विकास के चलते अपनी जो आहुति है वो इसी आशय पैनलिस्ट को नए साल की मुबारक पेश करूंगा, आप लोगों को भी आपके माध्यम से। देखें आशा जी, ये मुझे लगता है कि 5 अगस्त 2019 के बाद ये पहला बड़ा इलेक्शन होगा, क्योंकि असेंबली इलेक्शन तो करवाया नहीं और ना ये करवाना चाहेंगे अभी। अब सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन है कि सितंबर से पहले करवाना है, वो भी इलेक्शन कमीशन को डायरेक्शन है, और उसमें भी पता नहीं ये क्या अड़चन डालेंगे। लेकिन ये एक पहला मौका होगा कि लोग अपनी नौकरियां, अपनी जमीन की प्रोटेक्शन, अपनी रियासत खोने के बाद भी अगर लोग इनको पसंद करेंगे तो फिर हमको बिहार से कोई बचाने तो आएगा नहीं, यूपी से तो बचाने आएगा नहीं। यूपी, बिहार
या मध्य प्रदेश या किसी दूसरी रियासत के ट्रेंड से हमको क्या लेना है। हमारी अपनी रियासत छिन गई हमारी। अच्छा, अभी आपने पिछले दिन देखा, 2 दिन पहले झारखंड असेंबली ने बिल पास किया है फॉर प्रोटेक्शन ऑफ देयर लैंड। मैं झारखंड में अब जाकर जमीन नहीं खरीद सकूंगा, स्टेट असेंबली ने वो लॉ पास किया है। लेकिन जम्मू कश्मीर के लिए वो एंटी नेशनल है, जो ये कहे। उत्तराखंड के अंदर भी उस पर अब काम लोगों हुआ है को महसूस हुआ, लोगों को महसूस हुआ है। अब लोग महसूस करते हैं जम्मू में भी, जहां बीजेपी का, मैं कहता हूं कि जो उसको समझते थे कि भाई जम्मू का ठेका है हमारा, अब उनको पता चला है, जब उनकी बिजनेस भी खत्म हो गई, उनको यहाँ कोई पार्किंग का ठेका तक नहीं देता है, रेत और बजरी निकालने का कॉन्ट्रैक्ट भी जो है वो जम्मू के आदमी को नहीं मिलता है, यहाँ कोई बाहर के लोग लेते हैं। तो अब उनको महसूस हुआ है, अब वो जवाब देंगे। अगर अब भी जवाब नहीं देंगे तो फिर हमको, मैं कहता हूँ फिर अल्लाह ही हमको बचाए, भगवान ही बचाए। अगर लोगों को अब भी समझ नहीं आएगी तो फिर कोई चाहे। ठीक है मुजफ्फर साहब, ऐसा है कि भगवान की बात हो या अल्लाह की बात हो, उन्हीं के साथ चलते हैं जो लोग सत्य के साथ चलते हैं और सत्य के ऊपर अग्रसर होकर जो अपना कार्य निभाते हैं। परमात्मा भी उन्हीं की मदद करता है, अल्लाह मियां भी उन्हीं की मदद के लिए होता है। जो केवल और केवल अपने परिवार का सोचे और अपने हित का सोचे, ऐसे लोगों के साथ अल्लाह मियां कभी खड़ा नहीं होगा, ना ही भगवान खड़ा होगा। दूसरी बात, जो बातें आपने कही, एक तो नौकरियों की बात आपने की, दूसरी जमीन की बात की। देखिए नौकरियों की कितनी परवाह है आपको। 2.5 लाख की बैकग्रो अपॉइंटमेंट है, आपने और आपके एक सहयोगी हैं, उन्होंने मिलकर आज तक जो यहाँ पर की है, उसके आंकड़े हमारे सामने हैं। अब जमीन की बात आती है तो जमीन के अंदर भी मैं आपको बताता हूँ कि जमीन के अंदर भी जो आप एक यहाँ पर कानून लेकर आए थे, जिसे हम कहते थे रोशनी एक्ट, उस रोशनी के चलते आपके सभी रिश्तेदारों के, सभी नेताओं के घर पे रोशनी आई, केवल गरीब आदमी के घर पे रोशनी आई। उसके अंदर चलते इन जमीनों का क्या मिसयूज आपने किया वो मैं अच्छी तरह से पता है। तो रही बात, जो अगर आपको यूटी के सारे कानून पता हो तो दोनों के अंदर नौकरियां भी इंटैक्ट हैं, लोगों की जमीनें भी इंटैक्ट हैं। यहाँ पर डोमिसाइल लॉ के चलते दोनों ही चीजें भी तक हैं। आप लोगों को बरगलाने की कोशिश करेंगे तो लोग बरगलाने की कोशिश। अरे आप किसी डिपार्टमेंट में चले जाओ, 80% लोग तो बाहर के हैं। नहीं कहाँ नौकरियां इंटैक्ट है, जमीन कहाँ प्रोटेक्ट, किस कानून में प्रोटेक्ट है, मुझे भी बता दो। आई थिंक सबसे बड़ी बात यह है कि उससे पहले मेरे दोस्त ने, अभिजीत जी ने 3 स्टेट्स के इलेक्शन का नतीजों की तरफ इशारा किया। तो बड़ी अच्छी बात है, लोकतंत्र है, जो नतीजे आए हम उनको स्वीकार करते हैं। पर एक नतीजा और भी है कि बीजेपी ने 4 स्टेटों में, टोटल 4 स्टेटों में 48 लाख जो वोट है वो सिक्योर किए, और एक 33,000 समथिंग और 49 लाख वोट से ज्यादा, 9% वोट शेयर जो है चारों स्टेट्स में कांग्रेस का ज्यादा है। तो ये कभी कभार ऐसा होता है कि ऊपर नीचे बात चलती है, और जो सारी चीजें थी, जो सर्वेस थे, वो भी क्लियर थे। अब जो जीत गया वो सिकंदर है, हम उसको सलाम करते हैं। मगर एक बात तय है कि बहुत सारे इश्यूज जो जनता एड्रेस करना चाहती थी वो पिछले 4 स्टेट्स के इलेक्शन में एड्रेस नहीं हुए, और वही बात जम्मू कश्मीर में भी है। वही बात जो जम्मू कश्मीर के इलेक्शन आने वाले हैं, जैसे मुजफ्फर साहब ने कहा, अभिजीत भी समझते हैं, और कि वो मोस्ट अवेटेड इलेक्शंस हैं, और उसमें सडनली ये जो इश्यूज हैं, चाहे वो जॉब प्रोटेक्शन का, अब 2.5 लाख तो पूरे स्टेट के एम्प्लॉइज की स्ट्रेंथ नहीं है हमारी। तो अभिजीत जी कह रहे हैं 2.5 लाख का गफला हो गया, वो कहां से हुआ, वो जेएनके स्कैम था या कौन सा था, वो यही बता सकते हैं, या जिनसे बात कर रहे थे वो बताएंगे। बट 2.5 लाख स्ट्रेंथ जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है जम्मू एंड कश्मीर में, टोटल उनका नहीं बनता जो सैलरी परमानेंट स्टाफ है। एनीवेज, जो लैंड का इशू है, प्रोटेक्शन ऑफ लैंड एक्ट, जो जॉब्स का इशू है, और जो हमारा बेसिक सिक्योरिटी अबाउट द एम्प्लॉयमेंट है, जनरेशन ऑफ न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी है, ये जो सब चीजें हैं, और जो स्मार्ट सिटी है, और आज घर घर पर वो एक पोस्टर और दरवाजा लग गया है म्युनिसिपैलिटी की तरफ से कि कितना टैक्स है, स्मार्ट मीटर्स हैं, टोल प्लाजाज हैं, ये सारी चीजों पे अब मुझे लगता है कि जनता जवाब देगी। मुझे ज्यादा उस पर कुछ कहने की वो जरूरत नहीं, बट पीपल विल रिएक्ट एंड दे आर गोइंग टू रिएक्ट। जनता तो जवाब इन्हें भली भांति दे रही है, और इन स्टेटों में इनको जवाब दे दिया जनता ने कि वो क्या चाहते हैं, क्या नहीं चाहते हैं। क्या देते हैं वो तो मैंने प्रूफ किया आपको कि यू आर फॉलिंग शॉर्ट ऑफ द वोट परसेंट। क्या फायदा बीच में राशिद जी आप बोलेंगे, तो मैं आपके बीच में बोल रहा हूँ, आप सुनिए ना आराम से। देखिए ऐसा है कि मुझे लगता है कि आपके पास आंकड़े सारे सही नहीं होंगे। हमने 2.5 लाख की बैकडोर अपॉइंटमेंट है जो आज तक हुई है उनकी। ये आप इतने रिस्पॉन्सिबल पार्टी के प्रवक्ता हैं, और 2.5 लाख पूरा स्ट्रेंथ नहीं, आई एम ऑन रिकॉर्ड, और आपके तो गफला हो गया 2.5 लाख कहां से हो गया? ज्यादा अपॉइंटमेंट है कांग्रेस वालों ने अपने रिश्तेदारों की कराई। अब आप इधर आए, वेलकम, नो आई कैन रिएक्ट, नो रिश्तेदार बोल दीजिए तो उनको रिश्तेदार, सडनली आई एम हियर, आई डेयर कि मेरा एक रिश्तेदार प्रूव कर दीजिए कि मैंने कुछ किया है, किसी ने
किया है, ये ये strategy आपकी प्रोपेगेंडा चलती है, नहीं एक दूसरे चलेगा। के साथ मिलकर आप जो लूट खसूट यहाँ पर आपने जो बताई चाहेंगे थी, कह देंगे, उसमें मेरे जवाब लोगों पैनल ने पे आपको होते दे हुए दिया। लोगों ने डाटा आपको आईना स्टैटिस्टिक्स दिखा दिया। ठीक है, हो गया। यू कैन डू दैट। 2.5 लाख आप ऐसा नहीं कर सकते। मुजफ्फर 2.5 लाख शेयर हैं कहां मेरे भाई, बैंक पूरे में स्टेट के आपका अंदर शेयर एम्प्लॉइज है, नहीं है, आप बचे नहीं पूरे हैं। पूरे आप एम्प्लॉइज में नहीं साफ नहीं है। है, आपके अभिजीत हाथ जी, में मेरे हाथ राशिद में। बाकियों के वो। जी, ठीक है, हो गया। 2.5 लाख पूरे एम्प्लॉइज की स्ट्रेंथ नहीं, तो आप वोट गफले की बात वोट करते शेयर हैं। की बात रेसिस्टेंस हो रही है, आशा जिसमें जी, जम्मू कश्मीर में आप देखिए 2019 के बाद पहली बार लोकसभा चुनाव जो है वो होगा, बड़ा चुनाव जिसे माना जा रहा है। कांग्रेस 1 सीट, पीडीपी 1, नेशनल कॉन्फ्रेंस 3। 2009-19 में बीजेपी को 3 सीट मिली थी, जिसमें 2019 में यहां पर पीडीपी को केवल 2.4% वोट शेयर हासिल हुआ था। उसके बाद कांग्रेस की बात आ जाती है। कांग्रेस को 5% जो है वो वोट शेयर में बढ़ोतरी मिली थी। अभिजीत सिंह, उस बात को नकारा नहीं जा सकता है। और हालांकि That's fact. जो 3 स्टेट के अंदर चुनाव हुए उसमें वोट शेयर कांग्रेस का बड़ा है, नो डाउट। ये तो हकीकत है। देखिए, आशा जी, आ रही हूं मैं मुजफ्फर जी आपके पास। एंड ऑफ द डे बात ये आती है कि सबसे बड़ी बात ये आती है कि जीता किसने, आंकड़े किसके आए। ठीक, गिने चुने चीजों में कहीं होकर अगर आप आंकड़ों के हेरफेर से लोगों को बरगलाएंगे तो लोग तो नतीजे देखेंगे एंड में कि किसमें क्या हुआ, और वो नतीजे आपके सामने जब यहाँ पर अब लोकसभा के चुनाव हो जाएंगे तो हिंदुस्तान में भी नतीजे आपको वोट नजर शेयर आ को जाएंगे। नकारा नहीं जा सकता है ना अभिजीत। एक हॉट रियलिटी है, मुजफ्फर जिसको जितना चाहें दबाएं वो दबेगी नहीं। आशा जी, मैं 1 मिनट के लिए ये तस्लीम करने को भी तैयार हूं कि यहाँ 2.5 लाख जो हैं वो बैकडोर एंट्रीज हुई है। 1 मिनट के लिए मैं ये मान भी लेता हूं अगर, हालांकि यहाँ रिक्रूटमेंट जो है थ्रू उसी पब्लिक सर्विस कमीशन हुई है जो पब्लिक सर्विस कमीशन आज भी करती है, उसी सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के थ्रू हुई है। किसी मिनिस्टर, किसी एमएलए, किसी चीफ मिनिस्टर को इख्तियार नहीं था कि वो डायरेक्ट अपॉइंटमेंट कर सके, लेकिन वो 2.5 लाख यहां का लगाया। आप भी लगा दो, यहीं के लगा दो, भाई जम्मू के लगा दो, रजौरी के लगा दो, सांबा के लगा दो। आपने तो सब यूपी और बिहार उठा के यहां लगाया है कॉन्ट्रैक्ट पे। आज भी आप जाओ किसी डिपार्टमेंट में, जितने कॉन्ट्रैक्चुअल अपॉइंटमेंट है सब बाहर के हैं, सब यूपी और बिहार के लाए हैं। हमने अगर लगाया किसी को बैकडोर तो यहां का बच्चा लगाया ना, सांबा का लगाया होगा, गांधरबल का लगाया होगा, रजौरी का, पुंछ का। आप भी लगा दो, हम कहां मना करते हैं, यहाँ के लगा दो। ठीक है मुजफ्फर जी। चले, एक बात तो सबसे पहली बात मुजफ्फर साहब ने आज चैनल के ऊपर मान लिया, ये सभी के सभी लोग जरा सुन ले कि नेशनल कॉन्फ्रेंस चैनल के ऊपर मान रही है कि हमने बैकडोर अपॉइंटमेंट की है आपके सामने। मैंने इसके लिए मेरी बात मुजफ्फर जी, आपने बात कही, अब उसका जवाब ले लीजिए आप। मुझे बात आप भी बैकडोर लगा दो, लेकिन यहाँ के लोग मुझे लगाओ। जनाब बिहार के आपकी लोग। बात का मतलब तो मुजफ्फर जी वही था जिसका जवाब दे रहे हैं अभिजीत। पूरे चैनल के ऊपर कैटेगोरिकली आज नेशनल कॉन्फ्रेंस मानती, मानते कांग्रेस वाले भी। नो नॉट एट ऑल। ना उन्होंने माना, ना मैं मानता, ना कभी ऐसा हुआ। मैं तो कह रहा हूं मेरे भाई, आई कैन चैलेंज देयर कि भैया 2.5 लाख एम्प्लॉइज हैं कहां, टोटल स्टेट एक का मिनट अभिजीत जी, salary एक जो मिनट, strength है एक वो मिनट। कहां है? राशिद जी, So I can't do it. राशिद जी, पीडीपी के साथ कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ कांग्रेस, बीजेपी के नहीं है? साथ इस नेशनल बात को कॉन्फ्रेंस, मानते हैं? बीजेपी के साथ पीडीपी, और फिर आप सब इस कुछ बात को जब मानते पावर चाहिए हैं? तो सबके साथ, फिर बीजेपी हमारे भी साथ रही है, बिल्कुल आशा मानते जी। हैं। मानते हैं? ये But that is not जवाब something. दीजिए। अब बात ये आती है, बीच में मत बोलेगा राशिद जी, मैं आपके बीच में नहीं बोलता हूँ, प्लीज आप सुन लीजिए कोई बात। आप मुंह में वर्ड्स मत डालिए ना उन्होंने कुछ कहा है कन्फेस किया ना मैंने किया है, ना ऐसा हुई है, तो फिर मुझे बोलना पड़ेगा। लोग सुन नहीं पाएंगे क्या सत्य है क्या झूठ है, लोगों को आकलन करने दीजिए ना, आपके बोलने से क्या लोग आकलन करेंगे, लोकसभा वक्त आकलन चुनावों कर पर रहे हैं। फोकस कर लीजिए प्लीज। बात क्या आती है, अब- बैकडोर अपॉइंटमेंट वाली बात आपने मान ली। पहली बात तो No, no, आप no. जो यूपी बिहार की बात की, ये सिरे से मैं इसको नकारता हूं, लेकिन आपको पता है मुजफ्फर साहब और राशिद साहब, गुनाह नहीं, गुनाह अजीम होता है जब आप बैकडोर अपॉइंटमेंट करते हैं। उसका मतलब पता क्या होता है? Who did it? Nobody did it. Nobody is confessing it. बच्चों को कोई नहीं किया। पढ़ाया होता है, आप उसका हक आपने तो छीनते बहुत हैं। ये बहुत बड़ा पाप है, अभिजीत जी, ये बहुत कोई बड़ा पाप है। अगर कोई करेगा तो ये पाप है, और वो पाप आज हो रहा है। जम्मू कश्मीर का स्कैम, बैंक का एक स्कैम एक देखिए, करके। आप पैसे बेचे, आपने डेली वेजर्स का पाप किसके सर पर है? डेली वेजर्स का पाप किसके सर पर है? पोस्टें सब इंस्पेक्टर डेली किसने वेजर्स बेची? का ठीक है, बीजेपी उस ने पर बेची। काम चल रहा है, जम्मू कश्मीर स्कैम बैंक है, का उस स्कैम पर किसने कार्रवाई किया? हो रही है बीजेपी ने राशिद किया। जी। बीएसएफ डेली का वेजर्स का एम्प्लॉयमेंट पाप स्कैम किसके किसने सर पर किया? है? मुजफ्फर जी, बच्चे ये आज भी पाप रोड्स किसके पे सर पर? हैं, कौन करता है ये? एक एक करके। हवामनी फैक्ट में बात है। राशिद जी, इस तरह से क्या पाप है इसमें? डेली ये वेजर्स का बताएं पाप किसके सर पर है? डेली वो वेजर्स कौन सी लगाना पार्टी पाप है। जिम्मेदारी ले रही है कि यहाँ पर जब लोकसभा डेली चुनावों में वेजर्स सब जीती है, पार्टियों ने विधानसभा लगाए, चुनावों में बीजेपी जीती वालों है, ने तो उन्हें सबसे राहत ज्यादा दे। लगाए। सर्टनली डेफिनेटली जो पिछली सरकार आई थी, की सरकार थी, जब उसको हमने तो पैसे 2012 और 13 में पॉलिसी लाई थी डेली वेजर्स के रेगुलराइजेशन की, वो पॉलिसी अब्रप्टली उसके बाद
स्नैप कर दी गई, तोड़ दी गई बीच में, उस पर काम नहीं हुआ। और ये मोस्ट डिजर्विंग तबका है। इस तबके के जब तक डेली वेजर्स पीएचई के हैं, इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट के हैं, पीडब्ल्यूडी के हैं, हर एक डिपार्टमेंट में हकीकत सच्चाई ये है कि आज की डेट में डेली वेजर ही ये डिपार्टमेंट्स चला रहे हैं और इनके साथ न्याय है। कौन है? सवाल ये है, नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी से भी ये सवाल है, बीजेपी से भी ये सवाल है, कांग्रेस से भी। सवाल सत्ता में जो लोग हैं उनसे होना चाहिए, और वो सत्ता के लोग जो है वो जुम्मेवार है डेली वेजर और रेगुलराइज भी किए हैं। कौन इसकी जिम्मेदारी लेगा? कॉन्फ्रेंस ने भी लगाए हैं। इसमें क्या गलत है? डेली वेजर लगाना, एम्प्लॉयमेंट देना, लगाए हैं तो आप अब जो हुकूमत है उसका फर्ज बनता है कि वो रेगुलराइज करे। आप किसी को महीने का 500 रुपया देंगे और उसको बहुत बड़ा एक आश्वासन देंगे कि आप परमानेंट होंगे, लेकिन अभी तक पिछले 30 सालों से नहीं हो पाए हैं। तो इससे बेटर है कि वो अनएम्प्लॉयमेंट में ही रहे, घर में जाकर कहीं और दिहाड़ी लगा ले और अपना घर पाल ले। 2012-13 में क्लियर इस चीज को नहीं पॉलिसी बन चुकी थी। डिटेल से हटकर बात कर रही हूँ। 60,000 ये डेली वेजर्स है। राशिद जी, इस तरह से नहीं मैं बात कर रही हूँ ना, अभी 60,000 ये लोग हैं और लगभग 3 से 4 लाख आंकड़ा बनता है अगर 4 मेंबर्स आप इनके घर के एक बंदे के लेके चल रहे हैं तो। कौन है इसका जिम्मेदार? सब लोग अपनी अपनी पार्टी की राजनीति कर रहे हैं, लेकिन क्या आम जनता की भलाई के लिए कदम उठाने की बात होती है? अब लोकसभा चुनाव अगर आए हैं तो आम जनता की एक उम्मीद जागी है कि 2019 के बाद बड़ा चुनाव जम्मू कश्मीर के अंदर होने वाला है। जवाब दीजिए इस पर एक एक करके। राशिद जी, देखिए, मैं ये जो डेली वेजर्स लोग हैं ये मोस्ट नेग्लेक्टेड बट इंपॉर्टेंट तबका हमारे पूरे जो गवर्नमेंट इकोसिस्टम है उसका है और हमारे समाज का भी हिस्सा है। अब इनको एक तरीके से रेगुलराइजेशन पॉलिसी जो 2010, 11 और 12 में फाइनलाइज की गई थी उसके तहत बहुत जगहों पे ऑब्जर्व भी किया गया, मगर वो कंटिन्यूटी में आगे जब आनी थी तो जो सरकार बनी बीजेपी के सहयोग से उसमें वो आगे नहीं चल पाई और उनके साथ जो खिलवाड़ किया गया विश्वासन पे विश्वासन। अभी 6 महीने पहले भी एलजी साहब के साथ जो मीटिंग हुई थी और विश्वासन दिया गया था कि इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट्स, पीडब्ल्यूडी और वगैरह वगैरह और पीएचई खास करके जो डेली वेजर्स हैं इनको ऑब्जर्व किया जाएगा, इनको रेगुलराइज किया जाएगा, वो हुए नहीं और ये अनफॉर्चुनेट है। और हम भी समझते हैं कि इस पर सब पार्टीज जो है बैठ के वो काम करें, मगर बॉल तो बीजेपी के पास है ना, सत्ता में तो बीजेपी के पास भी। मुजफ्फर जी, आशा जी, एक चीज जो तय है कि तमाम सरकारों ने डेली वेजर लगाए हैं, बीजेपी ने भी लगाए हैं। जब पीडीपी के साथ इनकी सरकार थी तो मेरे हिसाब से पीडीडी डिपार्टमेंट में सबसे ज्यादा इस दौर में लोग लगे हैं और अच्छी बात है, मैं इसको कोई गलत नहीं समझता, क्योंकि हमारे पास यहाँ ना इंडस्ट्री है ना कोई और सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है। यही है, या डेली वेजर है या थ्रू पीएससी जो सिलेक्शन होती है और जो सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के थ्रू होती है। हमारा जम्मू में टूरिज्म भी कोई उतना बड़ा नहीं है, फ्रूट इंडस्ट्री नहीं है, एम्प्लॉयमेंट ही एम्प्लॉयमेंट है। कश्मीर में चलो ये है कि फ्रूट इंडस्ट्री है, टूरिज्म इंडस्ट्री है, हमारे पास वो भी नहीं है। तो इसके सिवाय हमारे पास कुछ और है नहीं। जिन भी लोगों ने लगाया अच्छा किया, एम्प्लॉयमेंट दी, लेकिन उसके लिए एक पॉलिसी बनी, एक एसआरओ निकला कि भाई 7 साल इनसे जब ये काम करेंगे 7 साल के बाद इनको 4th क्लास में रेगुलराइज किया जाएगा अगेंस्ट अ परमानेंट पोस्ट। और वो पॉलिसी जो है वो कंटिन्यूटी में चलती रही राइट फ्रॉम 1994। एसओ जो है, एसआरओ जो है वो 94 में आया। 94 से पहले जितने लोग लगे थे, फिर 2002 के पहले जो लोग लगे थे उनको रेगुलराइज किया गया। उसके बाद वाकई कुछ लोगों ने, मिनिस्टर्स ने लगाए, उसमें बीजेपी के लोगों ने भी लगाए, लेकिन हर एक पार्टी को अपनी जिम्मेदारी तो लेनी पड़ेगी। मुजफ्फर जी, मैं उसके कोई बुराई नहीं। अभिजीत जी, आपके पास आऊंगी। कोई पाप आप पर एक बड़ी उम्मीद जो है वो डेली वेजर्स ने लगाई, आप लोग उनके साथ धरने पर बैठते हैं। गलत ये है। ठीक है मुजफ्फर जी, आप उनको रेगुलराइज नहीं। मुजफ्फर जी सुन लीजिए आप। अभिजीत जी, देखिए, दुख की बात क्या है? दुख की बात आपको बताता हूँ मुजफ्फर जी, ये बड़ी गंभीर बात है। 96-97 में जब आपकी यहाँ पर सरकार बनी थी दिल्ली की मेहरबानी से, यहाँ पर कितना वोट परसेंट शेयर उसमें वोट डाला था वो भी आपको अच्छी तरह से पता होगा। उसके बाद जब आपने इनको लगाया गया था तो उसके बाद 2 बार ही आपकी सरकार रही, कांग्रेस वाले आपके साथ रहे और कई बार यहाँ पर सरकारें बनती रही। इतने सालों में 20 साल तक आपको कभी याद नहीं आया इन लोगों का? इन लोगों ने 500-500 रुपए पे कैसे फाका कशी के दिन काटे। 50 रुपए होते थे और बच्चे के लिए दवाई नहीं ले पाते थे। अब मैं बताता हूँ आपके टाइम का, कांग्रेस के टाइम को, पीडीपी के योजना अभी भी। मेरी मुजफ्फर साहब बात कंप्लीट करने देगा, बड़ी इंपॉर्टेंट बात करने जा रहा हूँ, बोलने से कुछ मैंने आपको बात को रखा, मैं बड़ी सभ्यता से सबको बड़ी सभ्यता सुनता, आप सुन लीजिए ना जनाब पूरी बात, आप उसके बाद मुझे करेक्ट कीजिएगा जो आपने करना है। लेकिन पहले मेरी जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं करने जा रहा हूं जनाब, आपको बताऊं यहां पर ऐसे ऐसे लोग हैं जो केएस के बाद आईएएस तक के लिए एप्लीकेबल हो गए और उनके ऑर्डर जो हैं वो कहां से बने थे?
व्हील्स और गोल्ड फ्लैग की डिब्बियों के ऊपर उनके लिए ऑर्डर किए गए थे। वहां पर आपके मंत्री ने लिखकर भेजा था व्हील्स की डब्बी और गोल्ड फ्लैग की डब्बियों के ऊपर, वो अभी तक उसके साथ लगे हुए हैं। अभी तक वो व्हील्स की डब्बी का कागज और गोल्ड फ्लैग की डब्बी का कागज, यहां पर सिगरेटों के भाव पर तो आप लोगों को लगवाते रहे हो और किस तरह की बातें करते हो। यहां पर एक पीडीपी, एक और जो सहयोगी पार्टी जिसके यहां पर बैठे हुए हैं, उन्होंने तो उनके तो पार्टी के मामा जी ने अपनी बेटी को केस बना दिया, अपनी पार्टी में केस बना दिया और उसके बाद उसको आप ही ने उसके ऊपर वो चीज उठाई थी, तो उनको केस की प्रोसेस आप ही ने कहा था, हमने नहीं कहा था। मुजफ्फर जी, आरिफ राशिद जी आपके पास। मुजफ्फर मैं कहता हूं आप भी एम्प्लॉयमेंट दे दो, लेकिन आप भी सिगरेट की डब्बी पे एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगी, यहाँ को मिलेगा, यहाँ बिल्स की गोल्ड फ्लैग की डब्बी पे जिसका जो होता उसको दिया जाएगा। चलें, एक बात तो तय है कि बीजेपी, सच बात यह है कि जिन लोगों के साथ धरने पे बैठती थी जब अपोजिशन में थी, जिन लोगों को साथ लेके सपोर्ट वादे किए थे कि हम जम्मू के लिए करेंगे, हम जम्मू के नौजवानों के लिए करेंगे, डेली वेजर्स के लिए करेंगे, बाकी लोगों के लिए करेंगे, आंगनबाड़ी वर्कर के लिए करेंगे, वो उसमें तो बिल्कुल ही उनकी उम्मीदों पे पूरा नहीं उतरी। ये वो खुद आज रोड्स पे देखिए। जहां तक एम्प्लॉयमेंट की बात है, और ये जो मेरे दोस्त हैं अभिजीत जी बात करते हैं सिगरेट की डब्बियां, ऐसी डब्बियां, वैसी डब्बियां, ये बीजेपी का टिपिकल प्रोपेगेंडा स्टाइल है। प्रूफ कोई होता नहीं, आपको दिखा देता हूं, दिखा दूंगा आपको, मुजफ्फर साहब एडवोकेट प्रोफेशन से, भारतीय उनकी जगह मैं हो जाता, डब्बी पे भेजा हुआ, मगर अनफॉर्चुनेट सच्चाई है ये ऐसी बात नहीं करते। मैं आपको दिखा दूंगा। आप एम्प्लॉयमेंट की जो बात है, तो वो बात ये है कि सबसे मोस्ट एम्प्लॉयमेंट के हुए हैं 1200 पोस्टें सब इंस्पेक्टर की जो है वो किसने बेची? 1200 सब इंस्पेक्टर की पोस्ट किसने बेची? 1200 पोस्टें आपने बेची और आपने उसका घूस खाया, बीजेपी ने खाया। मैं ओपनली कहता हूं, सीबीआई इंक्वायरी है। अब आने वाले समय में किस तरह से लोकसभा चुनावों को मद्देनजर रखते हुए ग्राउंड पर उतरेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कह रही है, वो दावा कर रही है कि इस बार लोकसभा चुनाव में हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के अंदर 51% से भी ज्यादा वोट शेयर वो लेके 400 से ज्यादा सीट्स पर बढ़त बनाएगी और दोबारा से आप देखिए सेंटर में काबिज हो जाएगी। 5 लोकसभा सीट्स पर खेल जम्मू कश्मीर के अंदर, 2 से ज्यादा सीट्स जीतने का लक्ष्य। अनंतनाग पुंछ सीट को लेकर अगर बात करें, लोकसभा सीट जो बनाई गई है उसमें पूरा खेल जो है वो रचेगा, क्योंकि पहाड़ियों को जो दर्जा यहां पर दिया गया था, आपने देखा कि किस तरह से एसटी के दर्जे कहाँ दिया गया, बैठती नहीं मिला, किस तरह से वो काम रहेगा, क्योंकि उस पर मंथन तो हुआ ही है मुजफ्फर जी। अब आने वाले समय ही बताएगा यहाँ पर कि किस तरह से करेगा इलेक्शन के लिए, तो होगा। क्योंकि समा जो बांधा गया आम लोगों की तरफ से ढोल नगाड़ों के साथ शुक्रिया अदा किया गया सरकार का, तो अब वो सारा मंजर जो है वो लोकसभा चुनाव वो सब धोखा निकला, धोखा। मुजफ्फर जी, वो सब धोखा निकला, वो सब धोखा निकला। और मुझे लगता है कह रहे हैं कि आम जनता आप लोगों के प्यार में धोखा खा गई। जनाब देखें, हमारे धोखा देखें, एक बात आपको बताऊं, वो कहते हैं यू कैन फूल सम पीपल फॉर सम टाइम, मोस्ट ऑफ द पीपल फॉर, यू कैन नॉट बी फूल ऑल द पीपल ऑल द टाइम। सभी हमेशा के लिए बेवकूफ नहीं। 60-70 साल आपने ये वाला आंकड़ा भर लिया। 2014 में आप और आपके सहयोगी कांग्रेस वाले भी बढ़िया तरीके से कर रहे हैं। 2019 में मुझसे बड़ी पार्टी बनकर उभरे और इत्मीनान रखिए जनाब, 2024 में हम 2019 से भी बढ़िया रिजल्ट लेकर आएंगे। क्यों? क्योंकि हम लोगों के साथ अंत्योदय चलते, आखिरी कतार में जो इंसान खड़ा उसके साथ खड़े हैं, तभी हम जो लोगों के साथ आगे चल रहे हैं। इसके लिए आपको निश्चित हो जाना चाहिए। प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी अपना इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में 2014 में एक नई राजनीति की बुनियाद रखी गई, जिसमें साम दाम दंड वेद सत्ता पाने के लिए बीजेपी आपका यूपीए 2 आपका लोग कुछ भी किया जा सकता है, कुछ भी किया जा सकता है। उसके बाद आज ये है कि अगर ये इलेक्शन जो अभिजीत जी कह रहे हैं होगा, तो वो ईवीएम से दोस्ती कर लें। अडानी मानी से तो पहले है ही है, तो उसके बाद और कुछ होने नहीं वाला है, और कुछ होने वाला नहीं है। ईवीएम को क्या हुआ? कुछ होने वाला नहीं है। हिमाचल प्रदेश में ईवीएम को क्या हुआ था? देखिए, क्रॉस द वर्ल्ड प्रदेश में क्या हुआ था? यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम, जापान, कोरिया, जितने वर्ल्ड नाचना जाने सब इलेक्शन आएंगे और इलेक्शन में अनफॉर्चुनेटली जो पहाड़ी का आपने बात की है, एसटी स्टेटस को मजाक के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है। और जब अगर शूट किया तो ये गवर्नमेंट पहाड़ी को एसटी ग्रांट करने में देर नहीं लगाएगी, ऑर्डिनेंस से भी हो सकता है। और अगर शूट नहीं किया तो सडनली जो मुजफ्फर साहब कह रहे हैं वो इसको मजाक बना के वो पेश कर रहे हैं। सो इट्स ऑल फॉर इलेक्शन। इलेक्शन के बगैर, कोई सत्ता के बगैर बीजेपी के लिए पास लोगों के लिए कोई प्यार नहीं, कोई भाव नहीं और कोई डेवलपमेंट एजेंडा नहीं। सत्ता ही इनका केवल एक एजेंडा है, उसको पाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि 5% वोट शेयर जो है वो कांग्रेस का बड़ा है लोकसभा चुनावों। ठीक है,
अब यहाँ 29 जुलाई 2023 को एक रिपोर्ट आती है जिसमें आम लोगों की राय भी ली जाती है। उसमें ये बताया जाता है कि लद्दाख, जम्मू कश्मीर, बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के दरमियान पूरा खेल जो है वो रचा जाएगा, वो खेला जाएगा। यानी कि बीजेपी 3 सीटें ले जाएगी और नेशनल कॉन्फ्रेंस 3 सीटें ले जाएगी। कांग्रेस कहीं पर नजर नहीं आ रही है। लेकिन उस बीच में नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो वोट शेयर है वो कितने वोट ले सकती है? 17%, कांग्रेस 10%, डीपीएपी 7% और अदर्स यहां पर 12%। लेकिन उस बीच में बीजेपी 3 सीटों पर काबिज हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं वोट बैंक का जो समीकरण है वो जरूर बनेगा। इसमें ऑपोजिशन पार्टियों को भी किस तरह से अपना काम करने की जरूरत है, अपनी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स दिखाने की जरूरत है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इस वक्त अपनी योजनाएं और परियोजनाओं को लेकर जमीन पर उतर रही है। दीजिए जवाब। देखिए, इस पर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अभी जो भारत विकसित योजना ये चल रही है, इसमें सिर्फ भारतीय जनता पार्टी नहीं उतरी हुई है, ये पूरी गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री, जो ब्यूरोक्रेसी है, जो एम्प्लॉइज तबका है, उसको इन्होंने अपना एम्बेसडर बना के झंडा डंडा पकड़ा दिया, हमारी कैंपेन करो। ये हिस्ट्री में इंडियन डेमोक्रेसी, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी या इलेक्टोरल डेमोक्रेसी की हिस्ट्री में पहली बार हो रहा है। और ये देश की पूरी इकोसिस्टम जो है, जो गवर्नेंस का इकोसिस्टम है, उसके लिए मोस्ट डेंजरस हैपनिंग है पिछले 70-75 सालों में। और ये अनफॉर्चुनेट भी है, कंडेमनेबल भी है। और इसके चलते हुए जो बीजेपी अचीव करना चाहती है वो शायद ये वोट की जो परसेंटेज है, इसका खेल 4 स्टेटों में हमने वोट परसेंटेज ज्यादा ले लिया, मगर हम फिर भी स्टेटें जीत नहीं पाए, जो अभिजीत जी कह रहे थे। इसी तरह यहां भी ऐसा हो सकता है कि वोट परसेंटेज किसी और पार्टी का हो, बट डेफिनेटली कांग्रेस पार्टी इज गोइंग टू कम आउट। ठीक है जनाब, अभी आपके सामने आयशा जी ने जो आंकड़े पढ़े, उन आंकड़ों के चलते आप तीनों मिलकर भी भारतीय जनता पार्टी के आगे कहीं खड़े नहीं। सुन लीजिए जनाब, तो आपके बराबर टक्कर दे रहे हैं उसके बाद आ रहे हैं, हमने उसके बाद आप सुन लीजिए, सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी। सही रिजल्ट दूसरी बात, अब मैं आता हूं आपकी दूसरी बात, विकसित भारत की ओर, विकसित भारत की ओर भी आता हूं जनाब। एक आम इंसान उठ के वहां पर कह रहा है कि मेरे को 5 लाख रुपए का इलाज हुआ, एक आम इंसान कह रहा है मुझे घर मिला, एक आम इंसान खुद कह रहा है कि मेरे को यहाँ पर सब्सिडी मिली। ये आम इंसान वहां पर कह रहे हैं और आपको ये प्रॉब्लम है, क्योंकि आपको प्रॉब्लम आम आदमी के साथ है। जनता वोट करेंगे। ठीक है अभिजीत जी, हो गया इस तरह से शोर से नहीं। ठीक है राशिद जी, अभिजीत जी, हो गया। दिक्कत ये है चलिए, क्योंकि आम मुजफ्फर इंसान आईना दिखा रहा है। ठीक है अभिजीत जी, मुजफ्फर जी जल्दी से। आशा जी, मैं एक चीज मैं आज कहूंगा ना, मुजफ्फर जी आप तो खुश हो जाइए क्योंकि राशिद जी को काफी गुस्सा आ गया डिबेट में, लेकिन आप तो टक्कर दे रहे थे बीजेपी को। नहीं, मैं गुस्सा नहीं करूंगा, इट इज माई पर्सनल ओपिनियन। देखिए, दुनिया का कोई खित्ता ऐसा नहीं है, दुनिया का कोई मुल्क ऐसा नहीं है जहां एक रिलीजन के लोग रहते हों। हर मुल्क में डिफरेंट रिलीजन है। माफी चाहता हूं, अगर आप देखेंगे हमारे भारत मुल्क में 80% पॉपुलेशन जो है वो एक तबके की है और 20% बाकी सब माइनॉरिटीज में है, जिनमें मुस्लिम कम्युनिटी 15 या 16% है। उस 15-16% को आपने खतरा प्रोजेक्ट करके 10 साल आपने हुकूमत चला ली, लेकिन लोग इतने बेवकूफ नहीं हैं। अब लोग, मुझे लगता है कि इस चीज से तंग आ गए। अनंतनाग, श्रीनगर, बारामूला की बात कर रहे हैं, राइट? वो तीनों सीटें आपके पास थी, कुछ ऐसा? पर बीजेपी के पास उधमपुर, लद्दाख, जम्मू, वो तीनों सीटें हमारे पास थी ना पहले, पिछली बार। इस बार लद्दाख भी आएगी, 4 सीटें हमें मिलेंगी, 3 सीटें वो तो मिलेंगी ही मिलेंगी। ठीक है, चौथी लद्दाख भी आएगी। हर मैं उसको भी नहीं, मैं आई एम टॉकिंग ऑफ अ ब्रॉडर पर्सपेक्टिव कि लोग इन चीजों से अब बहुत तंग भी आ गए हैं। भाई हमें मुसलमानों से खतरा है, हमें पाकिस्तान से खतरा है, हमें फलाना से खतरा है। अब लोग चाहते हैं हमें एम्प्लॉयमेंट दे दो, हमारा जीडीपी बढ़े, हमारा जो जिंदगी गुजारने का तरीका है वो इंप्रूव हो जाए। उसको कहते हैं लाइफ इंप्रूवमेंट इन दी लाइफ स्टाइल, वो इंप्रूवमेंट चाहते हैं लोग, चाहते हैं लोग, इलाज चाहते हैं लोग, सड़कें चाहते हैं, तरक्की चाहते हैं लोग। अब इन चीजों पर इतना ध्यान भी नहीं देते। और ये जो मुझे ये बताओ, बीजेपी वालों ने तो पिछले 10 साल में ये रखा कि नेशनल, जैसा कि हमने तो अंग्रेजों से आजादी लेनी है। ठीक है मुजफ्फर जी, भाई ये नारे उस वक्त लगते थे, आजादी लेनी थी अंग्रेजों से। ठीक है मुजफ्फर जी, ठीक है, हो गया। मुझे लगता है कि ये इलेक्शन जम्मू एंड कश्मीर की जनता जो है, ये जो पिछले दौर में चाहे वो एम्प्लॉयमेंट को लेकर के हो, लैंड को लेकर के हो, 370 को लेकर के हो, इसका एक और बाकी चीजें जो डेवलपमेंट है, इसका एक रिस्पांस होगा। और वो रिस्पांस सर्टेनली, पर डाटा आपके करेक्ट हो सकते हैं, बट
वो जब पोल रिजल्ट्स आएंगे तो मुझे लगता है चौंकाने वाले होंगे, और उसमें नहीं, एग्जिट कांग्रेस पोल तो पार्टी हर चैनल बताता है और एग्जिट पोल तो आप बता सकते हैं, लेकिन हाँ। रिजल्ट आपका तभी समझ में आएगा और Exactly, सही तरीके से exactly. सच्चाई उसी वक्त सामने आती है जब इलेक्शन होती सच्चाई है। ये है अभिजीत जी, कि- इस पर जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं आम जनता को सुविधाएं चाहिए, मूलभूत सुविधाएं चाहिए। मैं क्योंकि मुजफ्फर साहब की बात बड़ी गौर से सुन रहा था। मुजफ्फर साहब, ये कम से कम अब आप ना ये हिंदू मुसलमान करना बंद कर दीजिए। आपको एक बात बताता हूँ, आप जो बुरा रहे थे 80 और 16 हमने कभी नहीं किया, ये तो आपने किया। सुन लीजिए ना मेरी बात पूरे। जो 13 करोड़ लोग जो हमने गुर्बत नहीं से ऊपर उठ गए, उसमें मैक्सिमम पसमानदा मुस्लिम है। आपको इस बात का पता है। ये होता है सबका साथ सबका विकास। हम नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस की तरह एक आंख से नहीं देखते भाई, ये हैं। हमारे लिए दोनों एक बराबर है जनाब। अगर अभिजीत जी, सेंटर से अभिजीत 2000 रुपए जी, आता है ना, वो सारा ये- बानों के खाते ये में भी जाता है और जुमलाबाजी गीता आप देवी के भी बोल रहे खाते में हैं जाता है। लोग ये आप धर्म लोग के ऐसी नाम पर सियासत करते हैं। राजनीति नहीं होनी हम इस तरह चाहिए। की राजनीति नहीं करते। हमारे लिए ये- हिंदू मुसलमान ये हमारी दो सुन आंखों की के तरह। आपको आप तंग आ देखते होंगे एक आंख से ठीक है, तो हम बहुत क्या बहुत कर सकते हैं? धन्यवाद अभिजीत जी जुड़ने के लिए। राशिद जी आपका भी धन्यवाद, मुजफ्फर जी आपका भी धन्यवाद। तो फिलहाल लोकसभा चुनावों को लेकर बात हो रही थी, लेकिन धर्म के नाम पर बिल्कुल भी राजनीति नहीं होनी चाहिए। राजनीति अपने काम को लेकर होनी चाहिए, और जिसमें आपने देखा कि लोकसभा चुनावों को लेकर अलग अलग पार्टियों का अपना अपना तर्क है। अब देखना यह होगा कि गेंद आम जनता किसके पाले में डालती है। आप देखते रहिए कार्यक्रम।